एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय स्कूल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें हम लोग देखते हैं जैव विविधता क्या है। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता किसी भी पारितंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। क्या आप लोग जानते हैं कि विषुवतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? वैसे विशेष केंद्र जहां जैव विविधता पाई जाती है उसे उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट कहते हैं। प्रवाल द्वीप वाले क्षेत्र जलीय जैव विविधता का केंद्र होते हैं। यूएनओ ने 2011 से लेकर 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत के केरल में स्थित शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत जैव विविधता के संदर्भ में संसार के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। तो ये था हमारा जैव विविधता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैव विविधता के बाद हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं। वनों की पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन एक प्राथमिक उत्पाद है जिन पर हमारे सभी जीव निर्भर करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग वन एवं वन्य जीव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वन का मतलब आप जानते हैं। तो अब देखते हैं कि वन्य जीव क्या है। प्राकृतिक आवासों में या वनों में पाए जाने वाले जंगली जंतुओं को वन्य जीव कहा जाता है। पर्यावरण को शुद्ध रखना वन एवं वन्य जीवन के बिना असंभव है। 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया तथा प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया, जो विश्व में लंबा चलने वाला कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात 30 दिसंबर 2019 की 16वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वन 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। भारत में विश्व का 5% वन्य जीव है। वन एवं वन्य जीवों पर भारी दबाव के कारण यह कम एवं कुछ लुप्त होने के कगार पर है। भारत में जैव विविधता को कम करने के निम्नलिखित कारक हैं। पहला, प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना। दूसरा, वनों को लगातार काटा जाना। तीसरा, अत्यधिक जनसंख्या। चौथा, बड़ी विकास परियोजनाएं तथा खनन। पाँचवां, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। और छठा, शिकार करना तथा ग्लोबल वार्मिंग। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार वन एवं वन्य जातियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, सामान्य जातियाँ, वैसी जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृदंत इत्यादि। दूसरा, संकटग्रस्त जातियाँ, वे जातियाँ जिन पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, शंघाई इत्यादि। अगली श्रेणी है सुवेद्य जातियाँ, वैसी जातियाँ जिनकी संख्या घटती रही तो वह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि। अगला है दुर्लभ जातियाँ, वैसी जातियाँ जो विपरीत परिस्थितियों में संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है, जैसे हिमालयन भूरा भालू, रेगिस्तानी लोमड़ी, हॉर्नबिल। अगला है स्थानिक जातियाँ, वैसी जातियाँ जो स्थान विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। अगला है लुप्त जातियाँ, वैसी जातियाँ जिन्हें उनके आवासों पर खोज की गई तो वह अनुपस्थित पाए गए, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख इत्यादि। आपने देखा कि किस तरह वन एवं वन्य जीव लगातार कम एवं लुप्त होते जा रहे हैं, तो अब उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है।
इसलिए 1972 में भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवन के व्यापार पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। इस प्रकार वन्य जीव के संरक्षण के लिए और भी कानून बनाए गए, जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 1973 में लागू किया गया, हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में लागू किया गया, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में लागू किया गया तथा गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में लागू किया गया ताकि जीवों को बचाया जा सके। सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। भारत में वन और वन्य जीवन प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आरक्षित वन। जिन वनों में शिकार और मानव गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है उसे आरक्षित वन कहते हैं। रक्षित वन, इस प्रकार के वन में शिकार एवं मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती रहती है, लेकिन स्थानीय लोगों पर यह लागू नहीं होता। अगला है अवर्गीकृत वन। सभी प्रकार के वन तथा बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के अधिकार में होते हैं अवर्गीकृत कहलाते हैं। समुदायों ने भी वन एवं वन्य संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो हम लोग देखते हैं समुदाय और वन संरक्षण। स्थानीय लोग कई जगहों पर सरकार के नियंत्रण के प्रयासों के साथ भागीदारी कर रहे हैं। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अलवर जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन को भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया है। वहां के लोगों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए अपने ही नियम और कानून बनाए हैं। हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदायों में प्रकृति की पूजा होती है तथा कुछ स्थानों में पेड़ों की पूजा की जाती है। बंदरों को हिंदू धर्म में देवता तुल्य माना जाता है, इसलिए लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। राजस्थान के विश्नोई गांव में चिंकारा, नीलगाय और मोर को पूरे समुदाय का संरक्षण मिलता है। चिपको आंदोलन भी समुदाय की भागीदारी का उदाहरण है। स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण के क्षेत्र में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 से चल रहा है, जिसमें गांव के लोग अपनी संस्था का निर्माण करते हैं और संरक्षण संबंधी क्रियाएं करते हैं और बदले में सरकार से वन संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार प्राप्त करते हैं। इसी संबंध में गौतम बुद्ध का कहना है, पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। उम्मीद करती हूँ कि यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।